हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीरेंद्र सर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम कक्षा 10th की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब का लेसन नंबर 14 आर्थिक अवधारणा एवं नियोजन को इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। कक्षा 10th के स्टूडेंट बोर्ड के एग्ज़ाम के दौरान लेसन 14 का जो क्वेश्चन आते हैं, 3 प्रश्न आते हैं। इसमें एक एक नंबर के 3 प्रश्न आते हैं इसके अंदर, यानी कि एक एक नंबर के 3 प्रश्न लेसन नंबर 14 में से आते हैं। यानी एक 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 अति लघुत्रात्मक के 3 क्वेश्चन आते हैं और 3 नंबर का क्वेश्चन होता है। यानी कि 3 क्वेश्चन एक एक नंबर के होते हैं, अति लघुत्रात्मक और 3 नंबर का है। तो इसमें हमें क्वेश्चन एक एक नंबर के अनुसार याद करना है। यानी लेसन 14 के अंदर आपको अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन एक एक नंबर के अनुसार याद करना है और 3 नंबर का लेसन है ये। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से लेसन नंबर 14 के जो एक एक नंबर के क्वेश्चन हैं उनको यानी कि समझेंगे। तो लेसन का नाम है आर्थिक अवधारणा एवं नियोजन। तो दोस्तों इसके अंदर पहला हमारा जो आता है क्वेश्चन वो है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, यानी राष्ट्रीय आय का सामान्य परिचय, यानी राष्ट्रीय आय कहते किसे हैं। तो राष्ट्रीय आय का अर्थ है, राष्ट्रीय आय का क्या अर्थ है, एक देश के उत्पादन के सभी साधनों द्वारा एक निश्चित अवधि यानी कि एक वित्त वर्ष अवधि क्या होनी चाहिए, निश्चित अवधि के दौरान उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी राष्ट्रीय आय जो होती है ना, वो किसी देश की सीमा के अंदर और एक निश्चित अवधि मतलब एक वित्त वर्ष के दौरान, एक निश्चित अवधि के दौरान उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं, यानी कि राष्ट्रीय आय को ज्ञात करने के लिए हमेशा अंतिम वस्तु को शामिल किया जाता है। अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। ध्यान रहे कि राष्ट्रीय आय में देश की अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को शामिल किया जाता है। दोस्तों ये ध्यान रखना कि राष्ट्रीय आय के अंदर हमेशा अंतिम वस्तु को शामिल किया जाता है, यानी कि मध्यवर्ती वस्तु को शामिल नहीं किया जाता। अब कहते हैं अंतिम वस्तु होती क्या है, तो ये देखो, अंतिम वस्तु या सेवा वह वस्तु होती है जिसका उत्पादन प्रक्रिया में पुनः प्रसंस्करण नहीं किया जाता। पुनः प्रसंस्करण मतलब होता है यानी उसका पुनर्निर्माण नहीं किया जा सकता। पुनः संस्करण का मतलब होता है यानी कि जिसका पुनर्निर्माण नहीं किया जा सके, उसको बोलते हैं अंतिम वस्तु। तो यहाँ पर हमारे 2 क्वेश्चन तैयार हो चुके हैं, एक तो राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं और एक अंतिम वस्तु किसे कहते हैं। तो ये तो था अंतिम वस्तु, जिसका पुनर्निर्माण नहीं किया जा सका उसको बोलते हैं अंतिम वस्तु। ठीक है। एक राष्ट्रीय आय का अर्थ ये है, एक देश के उत्पादन के सभी साधनों द्वारा एक वित्त वर्ष में उत्पादन प्रक्रिया योगदान के फलस्वरूप प्राप्त आय का योग राष्ट्रीय आय कहलाता है। राष्ट्रीय आय को घरेलू साधन आय तथा विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय के योग के रूप में भी बताया जा सकता है। तो एक देश के उत्पादन के सभी साधनों द्वारा, यानी उत्पादन में जो सभी साधन प्रयोग लिए जाते हैं, और एक वित्त वर्ष के उत्पादन, यानी वित्त वर्ष कितना होना चाहिए, एक वित्त वर्ष, और उत्पादन प्रक्रिया में योगदान के फलस्वरूप प्राप्त आय का योग क्या कहलाता है, राष्ट्रीय आय कहलाता है। तो दोस्तों ये तो था हमारा राष्ट्रीय आय का अर्थ। अब बता दोस्तों, एक वित्त वर्ष यानी एक वित्त वर्ष का अर्थ क्या है। तो यहाँ लिखा है वित्त वर्ष। ये बोर्ड का एग्जाम 2018 के अंदर, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2018 के परीक्षा के दौरान ये प्रश्न पूछा गया था। वित्त वर्ष, भारत में वित्त वर्ष, दोस्तों भारत में जो वित्त वर्ष होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2018 में पूछ चुके हैं। उत्पादन उपयोगिता का सर्जन तथा मूल्यवर्ती का सर्जन ही उत्पादन होता है। तो आपको तो सीधा ये याद करना है वित्त वर्ष किसे कहते हैं, तो या भारत में वित्त वर्ष किसे कहा गया है। भारत में वित्त वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के जो समय अवधि उसको बोलते हैं वित्त वर्ष। बता दोस्तों, राष्ट्रीय आय की गणना एक अर्थव्यवस्था के लिए निम्नलिखित दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यानी किसी देश के अंदर राष्ट्रीय आय की जो गणना है वो किस लिए महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए पॉइंट है, राष्ट्रीय आय से राष्ट्र की आर्थिक स्थिति और आर्थिक प्रगति का ज्ञान होता है। दूसरा, राष्ट्रीय आय के आधार पर हम विभिन्न राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था की तुलना कर सकते हैं, यानी 2 देशों की अर्थव्यवस्था की तुलना कर सकते हैं हम। तीसरा, इससे अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान और उनके सापेक्षिक महत्व की जानकारी मिलती है। और चौथा है, राष्ट्रीय आय के अनुमानों के आधार पर अर्थव्यवस्था के लिए भावी नीतियों का निर्माण किया जा सकता है। यानी प्रश्न ये है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय की गणना क्यों महत्वपूर्ण है। किसी देश की अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय की गणना क्यों महत्वपूर्ण है, तो आपको इन 4 पॉइंट में से कोई 2 पॉइंट याद करना है, क्योंकि लेसन आपके एक एक नंबर के अनुसार है, तो आपको 2 पॉइंट याद करना है। नेक्स्ट है
जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं या जीडीपी किसे कहते हैं? जीडीपी यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं? एक वित्त वर्ष के दौरान देश की घरेलू सीमाओं में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों का योग सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। तो एक वित्त वर्ष के दौरान देश की घरेलू सीमाओं में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का योग क्या कहलाता है? सकल घरेलू उत्पाद। ये क्वेश्चन मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सकल घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट आता है दोस्तों, प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं? तो प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय की तुलना में आर्थिक कल्याण एवं आर्थिक विकास का अधिक उपयुक्त माप बन जाता है। यानी प्रति व्यक्ति आय जो है वो राष्ट्रीय आय की तुलना में आर्थिक कल्याण एवं आर्थिक विकास का अधिक उपयुक्त माप बन जाता है। प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने हेतु देश की राष्ट्रीय आय को उस देश की जनसंख्या से विभाजित किया जाता है। यानी प्रति व्यक्ति आय को ज्ञात किस प्रकार किया जाता है? उस देश की राष्ट्रीय आय को उस देश की जनसंख्या से विभाजित, यानी कि राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से भाग देने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसको बोलते हैं प्रति व्यक्ति आय। ये प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने का सूत्र है। यानी कि ऊपर लिखेंगे राष्ट्रीय आय, नीचे लिखेंगे जनसंख्या, यानी उस देश की जनसंख्या से राष्ट्रीय आय में भाग देने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसको बोलते हैं प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति यानी कि प्रत्येक व्यक्ति की आय। नेक्स्ट दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने की थी? तो आता है भारत में राष्ट्रीय आय की सर्वप्रथम गणना दादा भाई नौरोजी ने की। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ये। भारत में राष्ट्रीय आय की प्रथम गणना दादा भाई नौरोजी ने 1868 ईस्वी में की थी। देखो, सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना की थी दादाजी ने की थी, यानी दादा भाई नौरोजी ने 1868 के अंदर। नेक्स्ट है, श्री पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में अगस्त 1949 में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ये। यानी पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में अगस्त 1949 में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। तो राष्ट्रीय आय समिति का गठन पूछे किसकी अध्यक्षता में किया गया था? पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में। और राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने। उसके बाद आता है, इस समिति ने अपनी प्रथम रिपोर्ट, किस समिति ने? यानी कि राष्ट्रीय आय समिति ने। इस समिति ने अपनी प्रथम रिपोर्ट 1951 ईस्वी में प्रस्तुत की थी। इसके द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये, यानी कि राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। इंग्लिश नाम क्या है? CSO, यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल्स ऑर्गेनाइजेशन, यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल्स ऑर्गेनाइजेशन, CSO के फुल फॉर्म है ये। क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राष्ट्रीय आय की गणना कौन सा विभाग करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, यानी कि CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन को सौंप दिया गया है। और 1955 से प्रतिवर्ष CSO भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कर रहा है। यानी 1955 के बाद में CSO ही क्या करता है? राष्ट्रीय आय की गणना कर रहा है। तो ये प्रश्न आपको पूछ सकते हैं, राष्ट्रीय आय की गणना कार्य कौन सा विभाग करता है? तो कौन सा करता है? CSO, यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। नेक्स्ट आता है दोस्तों, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। भारतीय अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र हैं? तो दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। हम इन तीनों क्षेत्रों को विस्तार से पढ़ते हैं। पहला आता है दोस्तों, अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र, इस क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र में उन गतिविधियों को सम्मिलित किया जाता है जिनमें प्राकृतिक संसाधनों को प्रत्यक्ष रूप से उपयोग लिया जाता है। यानी कि वह क्षेत्र जिनमें प्राकृतिक संसाधनों को प्रत्यक्ष रूप से उपयोग में लिया जाता है, यानी कि प्रकृति पर निर्भर हो। प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष उपयोग पर आधारित अनेक गतिविधियां हैं। अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, गतिविधियां कौन कौन सी है? जैसे कपास की खेती। कपास की खेती किस पर निर्भर है? प्रकृति के ऊपर। ये एक मौसमी फसल है। कपास के पौधे के वृद्धि के लिए हम मुख्यतः प्राकृतिक कारकों जैसे वर्षा, सूर्य का प्रकाश और जलवायु पर निर्भर है। अतः कपास एक प्राकृतिक उत्पादन है। इसी प्रकार डेयरी, खनन इत्यादि में भी प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग होता है। यानी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन सी गतिविधि आती है? कृषि, खनन, मत्स्य पालन और डेयरी। ये था प्राथमिक क्षेत्र। नेक्स्ट हम दोस्तों आगे का टॉपिक हम कल करेंगे, यानी कि आज के इस वीडियो के अंदर हम प्राथमिक क्षेत्र तक करते हैं। कल हमारे यानी कि नेक्स्ट होगा द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तो मेरे इस वीडियो से जुड़ने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइबर कीजिए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस वीडियो को
देख सकें और एसएसटी का ज्ञान पूर्ण रूप से प्राप्त कर सकें। नमस्कार।